हिस्ट्री टेकिंग इसका सबसे ज्यादा रोल कहाँ पे है? अपना ओपीडी और कैजुअलिटी में, ठीक है। बाकी वार्ड में तो बहुत ज्यादा नहीं है, वार्ड में तो ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट है तो हिस्ट्री का कोई काम नहीं। हिस्ट्री टेकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री क्यों ली जाती है? हिस्ट्री ज्यादातर तुम लोग जो लेते हो ओपीडी कैजुअलिटी में, वो या तो सिर्फ कॉलम भरने के लिए लेते हो, कॉलम भर रहा है कि अपना जो जो पेशेंट बोलता जा रहा है वो लिखते जाओ, ठीक है। ये कोई हिस्ट्री नहीं होती, जो पेशेंट बोलता जा रहा है वो हिस्ट्री लो। हिस्ट्री ली जाती है काय के लिए? हिस्ट्री ली जाती है कि हिस्ट्री से अपन को कोई ना कोई डायग्नोसिस बनानी है, आके एक हिस्ट्री लेने के बाद एक प्रोविजनल डायग्नोसिस पे आना रहता है आपको। प्रोविजनल डायग्नोसिस आप बना लेते हो, 70% केसेस में प्रोविजनल डायग्नोसिस सिर्फ हिस्ट्री से कंफर्म हो जाती है, ठीक है। खासकर जो मेंटल पेशेंट है, मानसिक रोग है, उसमें तो 90% से ज्यादा डायग्नोसिस सिर्फ हिस्ट्री से ही हो जाती है। और कई बार पेशेंट मेंटल जो रहते हैं उनमें सिर्फ अटेंडेंट से हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसी से आपकी 90% तक डायग्नोसिस बन जाती है। एग्जामिनेशन से अपन सिर्फ इस डायग्नोसिस को क्लियर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन से प्रूव कर देते हैं। तो हिस्ट्री लेने का मेन मोटो जो रहता है वो अपन को कहीं ना कहीं से डायग्नोसिस तक पहुंचना है। तो आप सबसे पहला काम रहता है हिस्ट्री लेने में। हिस्ट्री लेने में पेन को हाथ से छोड़ दो, जो पेशेंट बोल रहा है पेशेंट को लगातार सुनते रहो कि पेशेंट बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। उससे पहले भी काम रहता है पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है। आपकी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पेशेंट वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि अब पेशेंट को लगे कि आप उसको ट्रीट कर रहे हो। अगर पेशेंट को नहीं लगेगा कि आपको ट्रीट नहीं करना है, आपको सिर्फ हिस्ट्री लेनी है, तो वो खुद ही नहीं बताएगा अपनी हिस्ट्री, ठीक है। ज्यादातर ऐसे ही रहता है, कैजुअलिटी में आप लिखते हो हिस्ट्री, यहाँ ओपीडी में हिस्ट्री लेते हो, जब वो हमारे पास आता है तो हिस्ट्री पूरी चेंज कर देता है। क्यों चेंज कर देता है? क्योंकि वो खुद ही बताना नहीं चाह रहा वहां पे, ठीक। तो पेशेंट को इतना कॉन्फिडेंस लेना है कि खुद वो पेशेंट खुल के हिस्ट्री बताए आपको, ठीक है। फिर हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री लेना एक होता है आर्ट, ठीक है। आर्ट प्लस नॉलेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आपकी हिस्ट्री वाला जो पेपर है वो पेपर सब जगह जाता है, ओपीडी पेपर सब जगह जाता है, तो आपकी हिस्ट्री कितनी टेक्निकल है, कितनी नॉलेज है, ये बताता है कि आप उसको कितने से एनालाइज कर सकते हो। तो आप जो भी हिस्ट्री ले रहे हो, ये हिस्ट्री देख के आपको समझ में आना चाहिए, मतलब सामने वाले ऐसी हिस्ट्री लिखो कि सामने वाला आप देख के समझ जाए कि जो भी जिसने भी हिस्ट्री लिखी है बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। हिस्ट्री से आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाले की डायग्नोसिस क्या है। इवन लिखे हुए हिस्ट्री, आप जिस तरीके से हिस्ट्री लिख रहे हो ना, उस तरीके से कहीं ना कहीं आपको सामने वाले को लगना चाहिए कि आप किसी डायग्नोसिस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। ये नहीं कि आपने सिर्फ लिख दिया कफ, चक्कर, ब्रेथलेसनेस ऐसे लिख दिया, इससे अपन क्या डायग्नोसिस पहुंचेंगे। कम से कम इतना लिखो कि हिस्ट्री देख के सामने वाला पर्सन उस जगह तक पहुंच जाए। सिर्फ सामने, अब देखो हम एक एग्जांपल देते हैं, आपने लिख दिया कफ, फीवर, ये एक हिस्ट्री लिख दी, ये आपको हो रहा है कफ, फीवर, कोल्ड 15 डेज से। इससे आपने सामने वाला क्या समझेगा, क्या हिस्ट्री पहुंचना है, इसको क्या बीमारी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। एक दूसरा हम दे रहे हैं, देखो चीजें सबने एक ही लिखी है, हिस्ट्री ये भी यही लिखी, ये भी यही लिखी, सेम सेम कंप्लेंट है। अब आप किसको अच्छा मानोगे, इसको अच्छा मानोगे, उसको अच्छा मानोगे? इसको ब्लू वाले।
देखिए ब्लू वाले में ये है कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी डायग्नोसिस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कफ था, कफ है, उसको इनिशियली उसको ड्राई हुआ, फॉलोड बाय एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है। पहले ड्राई कफ हो रहा था, उसके बाद एक्सपेक्टोरेशन होने लगा 15 डेज से। फीवर था, माइल्ड टू मॉडरेट है, यूजली इवनिंग में हो रहा है उसको फीवर, ठीक है, सिंस 10 डेज से। और उसके बाद 10 डेज से उसको जैसे फीवर के साथ साथ उसको डिस्निया भी होने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं से एलआरटीआई या फिर पल्मोनरी कॉक्स या फिर प्लूरल इफ्यूजन इन तरफ इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि प्लूरल इफ्यूजन है वो उसको बढ़ने लगा होगा, या फिर ड्राई है, ये कहीं ना कहीं से इशारा कर रहा है। इसको देख के आपके मन में कुछ नहीं समझ में आएगा, आप फिर से हिस्ट्री लेना चालू करोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऐसी लो जिससे कि सामने वाले को समझ में आए। ये पेपर आपका कहीं पे भी जाएगा तो पेशेंट मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाएगा, लोग अच्छी निगाहों से देखेंगे उसको, ठीक है। ये पेपर जाएगा आपका, लोग बेकार निगाहों से देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि इसका कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं कहलाएगा। अब ये भी है कि आप हिस्ट्री ले रहे हो, हिस्ट्री लेने के साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप बिना नॉलेज की हिस्ट्री लेने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको जो कंप्लेन आप पेशेंट बता रहा है, जैसे पेशेंट ने बताया चक्कर बताया, चक्कर को आप अगर पेशेंट आपको पता ही नहीं है कि कॉजेज क्या है चक्कर के, कहां से हो सकते हैं, तो उसको इवेल्यूट कैसे कर पाओगे, ठीक है। चक्कर के कॉज पता होना चाहिए आपको कि सेंट्रलाइज होते हैं, एक सेंट्रल होता है, एक पेरिफेरल कॉज होता है। सेंट्रल कॉज में किस टाइप के चक्कर मिलते हैं, पेरिफेरल कॉज में किस टाइप के चक्कर मिलते हैं, इनको आपको कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि किस टाइप का सेंट्रल है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तो आप सिर्फ चक्कर ही लिख पाओगे और कुछ नहीं लिख पाओगे, है ना। तो हिस्ट्री लेना हमेशा एग्जाम में, हिस्ट्री हमेशा ऐसी, हिस्ट्री के साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए। ये एक थ्योरेटिकल होता है कि आपने पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखी, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री। ये कभी भी कोई ऐसे फॉलो करता नहीं है, ना आपके पास इतना टाइम होता है। आप पर्सन टू पर्सन वही होता है कि पेशेंट कंप्लेंट क्या बता रहा है, किस कंप्लेंट के साथ साथ कौन सी किस, जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक हाइपरटेंशन है, उसमें पास्ट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली हिस्ट्री है, चेस्ट पेन लेके आ रहा है तो फैमिली हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट होती है। एल्कोहल स्मोकिंग की पर्सनल हिस्ट्री कुछ लोगों में इंपॉर्टेंट होती है। तो हर पेशेंट में ये चीजें फॉलो नहीं होती है, ठीक है। और ना तो अपने पास इतना टाइम रहता है, ना अपने पास इतनी जगह रहती है कि आप उसमें लिख पाओ इतना, ठीक है। आप नॉर्मली पेश ये सब काम सिर्फ शीट भरने वाले रहते हैं, या फिर आपके पास जैसे एडमिटेड पेशेंट है, कई जगह रहती है कि एडमिटेड पेशेंटों की अलग से एक शीट बनती है जिसमें ये सब चीजें डिटेल में लिखी जाती है ना, लिखता है कुछ। यस सर, नर्सिंग असेसमेंट मतलब हाँ, उसका एक फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट अलग से। हालांकि अभी तो पेशेंट काम है, अभी अपन बना ही सकते हैं इस टाइप का फॉर्मेट। जो एडमिटेड पेशेंट है, एडमिटेड पेशेंट की डिटेल में हिस्ट्री लेनी रहती है, क्योंकि ओपीडी या कैजुअलिटी में इतना टाइम नहीं मिल पाता अपन की पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री भी ले और डिटेल पूरी फैमिली हिस्ट्री भी ले। कई बार चीजें मिस कर जाते हैं अपन, ठीक है। कई पेशेंट हैं जो प्री ऑप पेशेंट हैं, वो कई बार हिस्ट्री नहीं बताते कि उसको एपिलेप्सी आती है, कई दूसरी हिस्ट्री है, सिकल सेल हो गया। ये सब जो फैमिली हिस्ट्री है ना, फैमिली हिस्ट्री कहीं बताते नहीं है, और बाद में फिर एकदम से जैसे किसी पेशेंट को सीजर्स आ जाते हैं या कोई पेशेंट एकदम से कॉम्प्लिकेट कर जाता है, तब फिर उनसे लो तो फिर बताते हैं हिस्ट्री। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है कि डिटेल हिस्ट्री लेना चाहिए। कोशिश करते हैं अपन बना लें उसको, एक आध फॉर्मेट बना लेंगे। चलो, तो अब अभी हिस्ट्री मेनली ये देखी गई है कि अभी क्लास जो ली है, क्लास लेने के मतलब ये है कि जो मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उनको आपको आगे डिटेल में पूछना क्या क्या है और लिखना कैसे है उसको अपने शॉर्ट में। कहाँ से चालू करें, पहला कंप्लेंट बताओ कोई। सर उसका सॉल्व कर दीजिए ना, ब्लू आपने चक्कर का बोला था सेंटर में बताते यार, चक्कर ऐसे तो पूरी बहुत लंबी क्लास हो जाएगी सब कंप्लेंट। हम लोग लिखे चलो अभी बताएंगे, वो आएगा। सबसे पहली कंप्लेंट फीवर, ठीक है। सबसे एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप कंप्लेंट लिख रहे हो कम से कम स्पेलिंग थोड़ी ऐसी ना लिखो कि बहुत ही फिंगर की जगह चलो फीवर है, फीवर में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ऑनसेट पूछोगे। ऑनसेट कैसा है, फीवर कितने दिनों से आ रहा है, एक्यूट ऑनसेट फीवर आ रहा है कि क्रोनिक है, ठीक है। एक्यूट ऑनसेट मतलब लेस देन 3 डेज तक, अगर लंबे समय से आ रहा है क्रोनिक फीवर में चले जाएगा। ऑनसेट पूछना है, ऑनसेट किस टाइप का है। उसके बाद क्या पूछना है फीवर में, विथ चिल्स एंड राइगर है कि नहीं, ठीक है। ये चिल्स एंड राइगर है ना, ये डिटेल में पूछना रहता है।
डिटेल में मतलब कई बार पेशेंट फीवर जो है कंटिन्यूस फीवर आता है, कुछ लोगों को रोक रोक के चिल्स एंड राइगर के साथ फीवर आता है। चिल्स एंड राइगर के साथ जो फीवर आता है उसके सिर्फ 4 कॉज होते हैं, मलेरिया, एंटेरिक फीवर, सेप्टिसीमिया, यूटीआई। इनमें जो फीवर आता है ना बहुत तेज चिल्स एंड राइगर के साथ आता है। राइगर मतलब कपकपी लेके आता है। हर बार तुम पेशेंट से पूछोगे कि बुखार ठंडी लगती है कि नहीं, तो बुखार में ठंडी सभी को लगती है, ठंडी नहीं लगती ये नहीं पूछना है, राइगर आना चाहिए। राइगर मतलब बहुत ज्यादा कपकपी आती है, तो कपकपी आ रही है तो ये 4 चीजों का टिपिकल फीचर होता है, मलेरिया, एंटेरिक फीवर, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मतलब कहीं ना कहीं से खून में इन्फेक्शन है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे कोई एब्सेस हो, चाहे अलग से कोई ब्लड इन्फेक्शन हो। तीसरा उसमें डायनल वेरिएशन पूछना है। डायनल वेरिएशन मतलब दिन और रात में कैसा डिफरेंशिएशन आता है उसको। फीवर मेनली दिन में रहता है कि इवनिंग रहता है? ज्यादातर जो इवनिंग राइज फीवर होता है, इवनिंग राइज मतलब शाम शाम को जिसको फीवर बढ़ जाता है, वो क्लासिकल फीचर होता है एंटेरिक फीवर का और ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, चौथा रहेगा उसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या है वो पूछना है। एसोसिएटेड सिम्टम्स में साथ में उसको स्वेटिंग हो रही है कि नहीं, वॉमिटिंग हो रही है कि नहीं, लूज मोशन हो रहे हैं कि नहीं, वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स वो अपने दूसरे नहीं, फीवर। ज्यादातर आपको ऑनसेट पूछना है, ऑनसेट एक्यूट है, इंसीडियस है, क्रोनिक है, लंबे समय से हल्का हल्का लो ग्रेड फीवर आ रहा है कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, चिल्स एंड राइगर के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूछना है। साथ में डायनल वेरिएशन पूछना है। ये 3 चीजें फीवर में पूछनी है। क्यों पूछनी है? सबकी अपन ने बता दिया। एक्यूट फीवर के कॉजेज अलग होते हैं, क्रोनिक फीवर के अलग होते हैं, लो ग्रेड फीवर के और हाई ग्रेड फीवर के कॉजेज अलग अलग हैं, चिल्स एंड राइगर के हमने बताई दिए हैं कॉजेज क्या है। डायनल वेरिएशन किसी में मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है, ये देखना है। फीवर में ये जरूर देखना है कि पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर आ रहा है कि इंटरमिटेंट आ रहा है। ठीक है, ये भी लिखना है, कंटिन्यूस के इंटरमिटेंट। अगर डेली फीवर आ रहा है, लगातार बनना रहता है तो ठीक कंटिन्यूस लिखो। इंटरमिटेंट है, एक दिन छोड़ एक दिन फीवर आ रहा है, ठीक, तो इंटरमिटेंट फीवर लिखना है। तो आप किसी पेशेंट को अगर फीवर की लिख रहा है हिस्ट्री, तो क्या लिखोगे? फीवर हाई ग्रेड विथ चिल्स विथ और विदाउट राइगर, इंटरमिटेंट सिंस 4 to 5 days। ठीक है, ये एक बेसिकली अगर आप किसी को फीवर लिख रहे हो इस टाइप का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक लाइन में पूरा आ भी जाएगा और जो भी सामने वाला पढ़ने वाला होगा उसमें समझ में भी आ जाएगा उसको कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं अपन फीवर से। ठीक है, इतनी चीजें आपको फीवर वाले पेशेंटों में पूछनी है और लिखनी है। अब कोई डायरेक्ट सिर्फ प्लेन फीवर नहीं लिखेगा, ठीक है, हिस्ट्री में। समझ गए? कैजुअलिटी से याद नहीं है हिस्ट्री 1 के। कफ में क्या क्या पूछना है? ड्राई कफ है कि फिर सबसे पहले वही ऑनसेट पूछेंगे। ऑनसेट क्या है? फीवर का ड्यूरेशन कब रहेगा? एक्यूट फीवर आ रहा है ना, कि क्रोनिक ऑनसेट है, कितने दिन से आ रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है, ड्राई है कि एक्सपेक्टोरेशन के साथ है। अगर एक्सपेक्टोरेशन आ रहा है तो एक्सपेक्टोरेशन का कलर भी पूछना है, व्हाइटिश है, येलोइश है कि ब्लडी है ना। ब्लडी ग्लव को क्या बोलते हैं? हिमोप्टाइसिस। ठीक है, तो ये अगर एक्सपेक्टोरेशन आ रहा है तो उसका कलर भी पूछना है, किस कलर का एक्सपेक्टोरेशन आ रहा है। क्या बोलते हैं सर उसको? एक्स हिमोप्टाइसिस, वो ड्राई एक्सपेक्टोरेशन। एक्सपेक्टोरेशन मतलब सिक्रीशंस आ रहे हैं उसको। ठीक है, कफ में आपको पोजिशनल और डायनल वेरिएशन जरूर पूछना है। किस पोजीशन में कफ ज्यादा आता है और दिन में कब टाइम में जब ज्यादा आता है, दिन में, रात में, दोपहर में, किस टाइम पे ज्यादा खांसी आती है, किस पोजीशन में ज्यादा खांसी आती है। कोई पर्टिकुलरली डेकुबिटस है, लेफ्ट लेटरल लिटा रहे हो, राइट लेटरल लिटा रहे हो, उसमें आती है, बैठने में आती है, खड़े होने में आती है, लेटने में आती है। किस पोजीशन में खांसी बढ़ जाती है, किस पोजीशन में खांसी कम हो जाती है। ठीक है, और क्या पूछेंगे कफ में?
पोजीशन के बाद क्या लिखा? पोजीशन डायनल वेरिएशन दिन रात का वेरिएशन होता है। डायनल वेरिएशन ये टर्म याद रखो कि डायनल वेरिएशन है। और क्या लिखना है खांसी में? बस बाकी एसोसिएटेड फीचर आएंगे इसमें। एसोसिएटेड फीचर क्या होंगे? खांसी के साथ साथ डिस्निया हो रहा है कि नहीं, ठीक है, डिस्निया, फीवर, ये सब तो एसोसिएटेड फीचर में आएंगे। अगर माइल्ड से बोल रहा है तो उनको एसोसिएटेड फीचर में लिख दो। अगर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, मेन कंप्लेंट ही है उनकी, तो उनको एक अलग से कंप्लेंट में लिखो, ठीक है। कई बार पेशेंट की, क्योंकि मेन कंप्लेंट पेशेंट की 2 या 3 से ज्यादा नहीं होती है, आपको मेन कंप्लेंट आपको ऐसे लाइन से नहीं लिखना, फीवर, चक्कर, कम वीकनेस, डिक्रीज एपेटाइट, ऐसे लाइन से 10 कंप्लेंट नहीं लिखनी। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हमेशा 2 या 3 होंगी, 2 या 3 से ज्यादा नहीं लिखनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अलावा अगर कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट हो तो उसके साथ साथ एसोसिएशन में लिख दो, ठीक है। अब ये है कि कफ है, किसी को कफ है, जब तक खांसी आ रही है, खांसी आने के अपने को ऐसी कॉज पता होनी चाहिए। खांसी आ रही है तो खांसी आने के कॉजेज क्या हो सकते हैं उसके? अगर या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, या फिर कार्डियक होगा, या फिर वेदर के कारण है चेस्ट वॉल, या फिर एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी, ठीक है, वो हम समझा रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पता ही है, जो अपना नोज है, नोज से ज्यादा आते हैं, नोज से आगे अपन आए, नोज से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आए अपन ट्रैकिया में, ये ट्रैकिया आ गई, ट्रैकिया के बाद फिर आते हैं अपन ब्रोंकस में, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ वोकल कॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल। तो ये जो मिड ट्रैकिया है, मिड ट्रैकिया के ऊपर का इन्फेक्शन को बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ट्रैकिया के नीचे का इन्फेक्शन को बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या होगा? क्लासिकल फीचर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो होगा, कफ होगा वो ड्राई होगा, ठीक है, ड्राई होगा, और डायनल वेरिएशन इसमें खूब ज्यादा मिलता है। डायनल वेरिएशन मतलब कि रात में ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ये वाला कफ। कुछ भी चीज मूवमेंट से, मतलब आप ये वाले ड्राई कफ में ना, कोई आप जैसे च्युइंगम चबाना है, खाना ना खाना है, ये सब खाने के बाद ये कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे इरिटेशन हो रहा होगा, ठीक है, इरिटेशन हो रहा है इस जगह पे, इरिटेशन होने के कारण वो इरिटेशन बाहर करने के लिए खांसी कर रही है, इस इरिटेशन को कफ कर दो। जैसे आपको टॉन्सिल बड़े हुए हैं, या फिर कुछ भी यहाँ पे इरिटेशन हो रहा है, आप कुछ चबाने वाली चीजें या फिर जिसमें सिक्रीशन बढ़ जाए आपके थूक, जिससे कि ये कवर हो जाए, ऐसी चीजें ले लो तो ये कफ ठीक हो जाता है। इसलिए अपन घरेलू उपाय नहीं करते हैं, हल्दी वाला दूध, अदरक की चाय, और कुछ चूसने के लिए बोलते रहते हैं उसको। तो ये जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का है। ये जितना भी है इसके आपको हिस्ट्री में पूछना है कि ड्राई कफ है कि नहीं है, ड्राई कफ के साथ में कोई चीज खाना ना, कुछ खाने के बाद, कुछ चूसने के बाद ये ठीक हो जाता है कि नहीं, ठीक है। अब रहे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का, चूसने उसने खाने आने किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका जो है यहाँ पे सिक्रीशंस आते हैं, यहाँ पे जो भी ब्रोंकस है, ब्रोंकस में जो एल्वुलाई है वहां से सिक्रीशंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये वाला यूजुअली एक्सपेक्टोरेशन के साथ होता है। एक्सपेक्टोरेशन किस कलर का होता है उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को इन्फेक्टिव है या फिर एलर्जिक है। एलर्जिक होता है तो उसमें व्हाइट इन्फेक्शन आता है, अगर कोई इन्फेक्टिव होगा तो उसमें पुरुलेंट भी आ सकता है, ट्यूबरकुलोसिस में येलोइश टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें डायनल वेरिएशन मिल सकता है, क्योंकि कई बार पेशेंट को एक पर्टिकुलर निमोनिया है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर लंग्स में, एक लंग्स में एक तरफ प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरफ इन्फेक्शन होगा उस तरफ में आपको लेफ्ट डेक्यूबिटस पोजीशन में लेने में रिलीफ मिल सकता है। कार्डियक कफ क्या होता है? कार्डियक कफ किस कारण से होता है? जब पेशेंट लेटता है, लेटने के कारण जब लंग्स में पानी भरने लगता है और वो इरिटेट करता है प्लूरा को, उससे कारण होता है। तो कार्डियक कफ यूजुअली बताएगा वो कि लाइन डाउन पोजीशन में बढ़ जाता है और बैठ जाता है तो रिलीफ मिल जाता है। ये क्या हो जाएगा? पोजिशनल वेरिएशन। चेस्ट वॉल में कोई भी इन्फेक्शन हो, प्लूरल इफ्यूजन हो, चेस्ट वॉल में कोई ट्रॉमा हो गया हो, उसके कारण भी खांसी आ रही है, न्यूमोथोरेक्स हो गया हो, प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, इन सब के लिए क्या होगा? पेशेंट को डीप ब्रीदिंग होगा। चेस्ट कफ डीप ब्रीदिंग में खांसी आएगी और नहीं करेगा तो रिलीफ मिल जाएगा। ये जरूर पूछना है, डीप ब्रीदिंग में खांसी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। अगर डीप ब्रीदिंग में खांसी बढ़ रही है तो हो सकता है चेस्ट वॉल या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है।
LRT या URT दोनों में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो खांसी में इतनी चीजें पूछनी है और लिखना कैसे है। यहाँ सर एक तो कर्व विद एक्सपेक्टेशन ब्रैकेट में एक्सपेक्टेशन की ब्रैकेट में लिख सकते हो, व्हाइटिश कलर का है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, 10 डेज से है, इंक्रीज ड्यूरिंग नाइट। ये एक थोड़ा सा आपको फीचर दे सकती है कि ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होगा, है ना। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में ऐसे ही कहता है कि एक्सपेक्टेशन के साथ आती है, व्हाइटिश सिक्रीशन आता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हो जाता है, नाइट में बढ़ जाता है। ठीक है, एक लाइन में इतना लिख सकते हो। ठीक है, फीवर हो गया, कफ हो गया। थर्ड सिम्टम ब्रेथलेसनेस की क्लास हमने कल ही ली थी। ठीक है, पहले ले चुके हैं ब्रेथलेसनेस में कि हाँ हेलो ब्रेथलेसनेस की हमने क्लास ली थी। ठीक है ना, ब्रेथलेसनेस के कॉजेज भी बता दिए थे कि रेस्पिरेटरी है कि कार्डियक है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये इस हिस्ट्री लिखिए, इससे क्या समझते हो। डिस्निया ऑन एक्सर्शन ग्रेड 2 to 3 ग्रेजुअली इंक्रीजिंग सिंस 20 days, इंक्रीज ऑन लेफ्ट डेक्यूटस एसोसिएटेड विद माइल्ड फीवर। ये किसी ने हिस्ट्री बोली है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ क्या क्या हो सकता है इसको। इफ्यूजन होगा इसको प्यूरल। एक हो सकता है, कौन सी तरफ का प्लूरल इफ्यूजन होगा। अब ये बोल रहा है कि लेफ्ट साइड मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट साइड राइट का होगा। राइट प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। और बताओ। लेफ्ट न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। लेफ्ट न्यूमोथोरैक्स होगा तो पेशेंट को ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नहीं करेगा ये। लेफ्ट न्यूमोथोरैक्स होगा तो एक्यूट ऑनसेट होगा। न्यूमोथोरैक्स हमेशा एक्यूट ऑनसेट होता है। तो हाँ, तो प्लूरल इफ्यूजन है, उसको एक ऑनसेट है ट्यूबरक्लोसिस। अगर ट्यूबरक्लोसिस होती है तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मानते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में डिस्निया के ऊपर अगर एक मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में कफ होना जरूरी है, क्योंकि इफ्यूजन है, इफ्यूजन में हो सकता है कि कफ ना हो, लेकिन अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगी तो उसमें कफ की कंप्लेंट तो होगी साथ में। ठीक है, एक फिर भी एक है पॉसिबिलिटी ट्यूबरक्लोसिस। और राइट प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है,
मेलिग्नेंसी हो सकती है, मेलिग्नेंसी ग्रेजुअल इन ऑनसेट हो सकती है, मास हो सकता है। हाँ मेलिग्नेंसी तो वही बता रहे हैं, मास हो सकता है लेफ्ट साइड का कुछ भी, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी का भी मास हो सकता है। और कार्डियक हो सकता है कुछ, कार्डियक सर लेफ्ट साइड का लिख दिया। कार्डियक भी तो है, राइट प्लूरल इफ्यूजन तो कार्डियक में भी होता है, तो लेफ्ट साइड एक्यूडेस में उसका इंक्रीज हो सकता है, डिस्निया होने का दर्शन है साथ में उसको, तो पेशेंट को कार्डियक है, सीसीएफ वाला पार्ट भी हो सकता है उसको, सीसीएफ में लेकिन माइल्ड फीवर वीवर नहीं आएगा उसको। मेन अपनी डायग्नोसिस इससे यही बनती है कि राइट साइड का प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, मेन सबसे पहली डायग्नोसिस यही है। तो आप जब हिस्ट्री लेते हो ना, हिस्ट्री लेने के साथ साथ आपकी एक कंप्लेंट अकेली पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं डायग्नोसिस बनाती है। जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो तब तो नहीं ये सब लिखते हो। चलो ब्रेथलेसनेस हो गया है, कैसे लिखना है ये बता दिया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ब्रेथलेसनेस के हम पहले ही बता चुके हैं कि उसको कार्डियक है कि रेस्पिरेटरी है कि अदर सिम्टम्स हैं, अदर भी बता दिए थे हमने उस क्लास में कि क्या क्या डिफरेंशिएट करोगे। अगला सिम्टम बताओ, तो बताइए वही बोलते चक्कर। चक्कर के कॉजेज क्या क्या होते हैं? सर्वाइकल, एक होता है सेंट्रल, अच्छा हाँ, दूसरा होता है पेरिफेरल। जो सेंट्रल होता है सेरिबेलम से। सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम जो होता है एक अपना सेंट्रल में पूरे बॉडी का जो बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सेरिबेलम होता है जो कि पूरे बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है। पेरिफेरल में क्या होता है? पेरिफेरल में अपना ईयर है, ईयर में एक अंदर, ईयर के अंदर पता है इनर ईयर 3 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। इनर ईयर में एक वेस्टिबुलो-कॉक्लियर सिस्टम होता है। वेस्टिबुलो-कॉक्लियर सिस्टम पता है क्या होते हैं? 3 टाइप की यहाँ पे क्या होती है? सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। क्या होता है इसके अंदर पता है? सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? नहीं, ये ऑटोकोनिया बोलते हैं ना, ऑटोकोनिया। ये छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। ये कण आप जैसे सर घुमा रहे हो ना, तो ये कण जो है इस तरफ घूम जाएंगे, ठीक है, इस तरफ सर घुमा रहे हो तो ये कूद के इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो घूमते हैं ना, ये घूमने के साथ साथ ये खुद बताते हैं कि आपकी बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं, जिससे कि आपको किसी टाइप का कोई इम्बैलेंस ना हो। ये कई लोगों में हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, हाइपर एक्टिव होते हैं। इसलिए कुछ लोग जो है पर्टिकुलरली जो टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाते हैं, झूला झूलते हैं, वो झूला झूलने के बाद उन लोगों को चक्कर आने लगते हैं। जिन लोगों को जो हाइपर एक्टिव होते हैं उल्टी हो जाती है, तो ये उन्हीं लोगों के, जैसे हमें भी है तो हमें भी खूब आते हैं। जिन लोगों को ये हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी आपको पोजीशन घुमाओगे तो ये इरिटेट हो जाते हैं, उसके कारण चक्कर आ जाते हैं। किसी भी कारण से ये इनर ईयर में इन्फेक्शन हो जाए। ज्यादातर पेशेंट को लंबी सर्दी होती है, सर्दी का कनेक्शन पता है ना, जो आपकी नोज है, नोज कहाँ पे खुलती है? आगे फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स पे खुलती है, ईयर भी यहीं से आगे फेरिंग्स पे खुलते हैं, ठीक है। तो किसी भी पेशेंट को लॉन्ग टर्म अगर कोल्ड या कफ होगा तो यहाँ से उसको कान में इन्फेक्शन चले आएगा। कई पेशेंट है, बच्चों में यूजली क्या होता है, लंबे समय से अगर सर्दी खांसी हो जाती है तो उनको कान में छेद हो जाता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। तो उसी पेशेंट को अगर लॉन्ग टर्म जिसको सर्दी खांसी होती है या फिर इनर ईयर का इन्फेक्शन हो रहा है, उन लोगों को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाता है। किसी भी कारण से यहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें चक्कर आने लगते हैं। जो आप देते हो ना वर्टिन टैबलेट देते हो कि नहीं, इसका काम क्या होता है? इनको बैलेंस बना कर यहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है वो, ठीक है। यहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है तो उसको हीलिंग होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो अब जो है ये ईयर है, ईयर के कारण, ईयर के अलावा पेरिफेरल में एक अलग है सर्वाइकल प्रॉब्लम, जिसमें सर्वाइकल जो है यहाँ से जो यहाँ सर्वाइकल से जो अपनी वो निकलती है, क्या नर्व निकलती है C6 C7 से, ये नर्व इरिटेट होती है, उसके कारण भी चक्कर आते हैं। तो ये दोनों चक्कर पेरिफेरल में आते हैं, ईयर के, सर्वाइकल के, और ये होते हैं सेंट्रल में। अब पेरिफेरल और सेंट्रल में डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? कार्डियक भी हो सकता है। अब वो तो सिंकोप है, चक्कर नहीं है, है। ठीक। पहला है सीवियरिटी। सीवियरिटी जो है, जो सेंट्रल चक्कर है, सेंट्रल चक्कर बहुत तेज नहीं आते हैं,
सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल। सेंट्रल जो चक्कर है थोड़े से लेस सीवियर होते हैं, पेरिफेरल वाले चक्कर बहुत सीवियर होते हैं, मतलब असहनीय टाइप के होते हैं जो पेरिफेरल वाले होते हैं। जो ईयर वाले होते हैं और सर्वाइकल के चक्कर बहुत तेज आते हैं। सेंट्रल वाले चक्कर वो ऐसे नहीं होते कि बिल्कुल असहनीय हो रहे हो। तीसरा होता है फटीगेबिलिटी। फटीगेबिलिटी मतलब क्या होता है? फटीग मतलब क्या होता है? थकना। फटीगेबिलिटी मतलब चक्कर भी थक जाते हैं अपने आप में। सेंट्रल वाले चक्कर में फटीगेबिलिटी नहीं मिलती है, इसमें मिलती है। फटीगेबिलिटी मतलब जैसे आपने चक्कर आए, आपने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखे रहे ना, तो अगर पेरिफेरल चक्कर है तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। जैसे किसी को बोला कि बिल्कुल किसी को बोल रहा है, कोई बोलते हैं टिपिकल कि एक जगह पोजीशन पे आप रहते हो तो चक्कर आते हैं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर से आपने पोजीशन चेंज करी फिर आने लगे, तो ठीक है, इसको बोलते हैं फटीगेबिलिटी कि एक पोजीशन में आपके चक्कर बने रहे तो थोड़ी देर बाद चक्कर भी थक जाते हैं तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो सेंटर वाले चक्कर में फटीगेबिलिटी नहीं मिलती। सेंटर वाले नहीं बोलेंगे कि एक जगह पोजीशन पे रहते हैं तो ठीक हो जाते हैं, फिर नहीं होते हैं, ठीक है। एक होता है टर्म निस्टेगमस। निस्टेगमस क्या होता है? निस्टेगमस नाम सुना है किसी ने? आई देखी है? ये आई बॉल है ना, ये आई बॉल में ऑसिलेटरी मूवमेंट होते हैं। किसी भी पेशेंट की, किसी नॉर्मल पर्सन की भी आई बॉल को एक उंगली की तरफ देखने बोलो और उससे बोलो एक उंगली की तरफ यहाँ 90 डिग्री देखते जाओ, यहाँ 90 डिग्री देखते जाओ, ठीक है। आप एक्सट्रीम गेज है, बिल्कुल 90 डिग्री पे रहोगे ना, बिल्कुल किनारे करोगे, तो जैसे ये आई बॉल इस तरफ आएगी ना, बिल्कुल एक्सट्रीम पे हल्की सी ऑसिलेट करने लगेगी, हिलने डुलने लगेगी, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट करने लगेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं निस्टेगमस, ठीक है। एक्सट्रीम गेज में सब पेशेंटों की, नॉर्मल लोगों की भी ये निस्टेगमस मिलने लगता है। निस्टेगमस भी फिर एक कंपोनेंट होता है उसका, एक फास्ट कंपोनेंट होता है, एक स्लो कंपोनेंट होता है, मतलब जाती है तेज, आती है वापस, तो किस तरफ तेज जा रही है, किस तरफ स्लो आ रही है, वो बहुत डिटेल है, उसके डिटेल में मत पढ़ो, सिर्फ ये देखो एक्सट्रीम गेज में सबको निस्टेगमस मिलने लगता है। अगर किसी को 30 डिग्री में भी निस्टेगमस मिल रहा है, मतलब आपने किसी से बोला कि 30 डिग्री तक आप ले गए हो, 30 डिग्री के बाद निस्टेगमस मिलने लगा है, मतलब उसको सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव आता है। तो जो सेंट्रल है, सेंट्रल में है अपबीट निस्टेगमस मिलता है, ऊपर नीचे ऑसिलेशन मिलता है, ऊपर नीचे भी करते हैं ना, तो ऊपर नीचे का ऑसिलेशन मिलता है सेंट्रल वर्टाइगो में, और पेरिफेरल निस्टेगमस मिलता है इसमें, हॉरिजॉन्टल निस्टेगमस मिलता है इसमें, वर्टिकल निस्टेगमस मिलता है। हॉरिजॉन्टल निस्टेगमस बहुत कॉमन है, कोई भी चक्कर वाला पेशेंट है उसको आप देखो करने, ऐसे उंगली की तरफ देखने बोलो, 30 डिग्री ले जाओगे तो उसको ऑसिलेशन देखने लगेगा। पेरिफेरल निस्टेगमस, जो वर्टिकल निस्टेगमस है ये बहुत अनकॉमन है, ठीक है, जो सिर्फ सेरिबेलर, जो सेंट्रल कॉजेज में मिलता है। चौथा एसोसिएटेड सिम्टम। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या मिलेंगे? अगर सेंट्रल है तो जो सेरिबेलर में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो सेरिबेलर के अदर लीजन भी इसको मिलेंगे, अदर सिम्टम्स भी मिलेंगे। अगर पेरिफेरल में हुआ है तो पेरिफेरल में अगर कान में दिक्कत है तो पेशेंट बोलेगा कान में साथ में झुनझुनी भी दिख रही है, कान में दर्द भी हो रहा है। अगर सर्वाइकल में दिक्कत है तो वो बोलेगा कि यहाँ पेन होता है, हाथ पे झुनझुनी भी आती है। तो एसोसिएटेड फीचर से आपको कोरिलेट करना है कि एसोसिएटेड फीचर इसके चक्कर के किसके साथ मिल रहे हैं। सेरिबेलर के जो एसोसिएटेड फीचर है वो क्या होते हैं? सेरिबेलम के ब्रेन में इंजरी होगी, ब्रेन में इंजरी नहीं, एसोसिएटेड फीचर आपको क्या मिलेंगे, कैसे चेक करोगे? उसके लिए तो सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस बनाना, बॉडी का बैलेंस है। बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस अगर सही से नहीं बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फिंगर नोज टेस्ट। फिंगर को बोलेंगे, एक फिंगर को, उसको फिंगर सीधे रखो, नोज में टच करो, टिप पे। तो अगर सेरिबेलम में कोई लीजन होगा तो टिप नहीं, ऐसे ऐसे करने लगेगा, टिप पे टच नहीं कर पाएगा, है। ये होता है फिंगर नोज टेस्ट। एक होता है डिसडायडिकोकाइनेसिया, यहाँ सीधे रखना उसको बोलना है कि इस पे ऐसे ऐसे करे, उल्टा सीधा यहाँ रख के ऐसे। अगर वो नहीं कर पा रहा है, वो ऐसे ऐसे करते रहे, ऐसे 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 करने लगेगा, ऐसे ऐसे नहीं कर पाएगा अगर कोई इम्बैलेंस होगा तो। इसको बोलते हैं डिसडायडिकोकाइनेसिया ना, डिसडायडिकोकाइनेसिया हिंदी में डिसडायडिकोकाइनेसिया, अरे का इंग्लिश में डिसडायडिकोकाइनेसिया है, बस याद रखो। तो ये बेसिकली है इसी अगर आप इसी को देखते हुए आपको हिस्ट्री पूछनी है चक्कर की,
कि चक्कर आ रहा है तो चक्कर में कैसे आ रहे हैं, एक्यूट ऑनसेट है, इंसीडियस ऑनसेट है, लॉन्ग टर्म आ रहा है कि नहीं, एसोसिएटेड क्या है, एसोसिएटेड के साथ साथ उसको चक्कर जो है, चक्कर की सीवियरिटी कितनी है, सीवियरिटी देखनी है, चक्कर की फटीगेबिलिटी देखनी है कितनी है, और इसको एक लाइन में लिखना भी है, ठीक है। सब कुछ पूछने के बाद चलो अगला सिम्टम्स बताओ, कॉमन कंप्लेंट बताओ अगली। वॉमिटिंग। सर एक लाइन में लिखना तो बता दीजिए। क्या लिखोगे एक लाइन में? बस इतना लिख दो। चक्कर आ रहा है 4 to 5 डेज से, मॉडरेट इन इंटेंसिटी है, विद फटीगेबिलिटी है, एसोसिएटेड विद नेक पेन, नेक पेन एंड टिंगलिंग इन बोथ हैंड। ठीक है, इतना ये कंप्लेंट लिख दो, ये तो एक ही लाइन में आ जाएगी पूरी आपकी कंप्लेंट। टिंगलिंग इन बोथ हैंड, ये सब ये देखो मेन कंप्लेंट उसकी चक्कर थी, चक्कर के साथ बाकी कंप्लेंट जो है टिंगलिंग इंगलिंग हो रही है, नेक पेन हो रहा है, ये एसोसिएटेड कंप्लेंट है। ये नहीं कि आप 3 कंप्लेंट लिख रहे हो, चक्कर, नेक पेन और साथ में बोथ हैंड टिंगलिंग, ये 3 कंप्लेंट ऐसे बनाते जाओगे तो 10-15 कंप्लेंट हो जाएंगी। सिर्फ एक कंप्लेंट लिखो चक्कर, बाकी सब एसोसिएटेड कंप्लेंट में जाएंगी। चलो वॉमिटिंग। फिर से वही आ गया, वॉमिटिंग की कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? जीआई ट्रैक्ट, फिर जीआई ट्रैक्ट तो हो गया पूरा। जीआई ट्रैक्ट में कोई भी अगर किसी का हो, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में साथ में अब गैस्ट्रिक अल्सर से लेके हो, गैस्ट्राइटिस हो, और एक्यूट कोई इन्फेक्शन और एक्यूट इन्फेक्शन में एक्यूट अपेंडिसाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और अदर पे अल्कोहल, गैस्ट्राइटिस तो होगी ना, अल्कोहल गैस्ट्राइटिस ही तो होगा। जीआई ट्रैक्ट के इन्फेक्शन तो हमने बता दी, जीआई वॉमिटिंग की ब्रॉड कॉजेज देखना है, फिर जीआई ट्रैक्ट के हैं। दूसरा सेंट्रल कॉजेज होंगे, सेंट्रल कॉज से कहाँ वॉमिटिंग होती है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाने का हेडेक होता है, उससे कहाँ वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है, तीसरा आता है एब्डोमिनल के अंदर कोई कोले की पेन हो, एब्डोमिनल कोले की पेन जो होता है, कोले की पेन के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, जैसे आपको रीनल कैल्कुलाई है, जीबी कैल्कुलाई है, इनके साथ पेन इतना सीवियर होता है, उसके कारण वॉमिटिंग हो जाती है। चौथा हो जाता है वर्टाइगो, कोई भी कारण हो जिसमें वर्टाइगो आता है, चक्कर आ रहा है, चक्कर के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं वॉमिटिंग। तो आप वॉमिटिंग की हिस्ट्री ले रहे हो तो वॉमिटिंग की हिस्ट्री में यही सब देखना है आपको। अगर कोई जीआई ट्रैक का कॉज है तो जीआई ट्रैक की कॉजेज में उसका एसोसिएटेड पूछना है कि साथ में उसको पहले से कोई एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री तो नहीं है, एब्डोमिन पेन, फीवर, ठीक है, उसकी हिस्ट्री साथ में एसोसिएशन है कि नहीं है। वॉमिटिंग हो रही तो वॉमिटिंग में आपको देखना है कि वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल हो रही है कि वही प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब क्या होता है, बहुत तेज, बहुत दूर जाके गिरती है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, दूर जाके गिरती है। इसके कॉजेज होते हैं या तो उसको एब्डोमिनल का प्रेशर बहुत तेज है या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल कॉजेज में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मिलती है, क्लासिकल है। ठीक है, वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल है कि नॉन प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, वॉमिटिंग में कोई अगर ब्लडी कुछ फूड निकल रहा है कि नॉर्मल कुछ नहीं है, सिर्फ पानी निकलता है ना, वाटर, या फिर ड्राई कछु नहीं निकल रहा, सिर्फ वॉमिटिंग की इच्छा हो रही है। ठीक है, फूड भी आ रहा है कि नहीं, वाटर आ रहा है कि नहीं, और ड्राई है कि नहीं। ठीक, तीसरा
ब्लड कभी आया है कि नहीं, ब्लड की हिस्ट्री है कि नहीं, है ना। ये सब हिस्ट्री पूछना है। अगर जो नेगेटिव है उसको लिखना नहीं है, ठीक है, जो पॉजिटिव आती आएगी उसको लिखते जाएंगे। और क्या पूछोगे वॉमिटिंग में? वॉमिटिंग में मेनली आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स ज्यादा पूछने हैं, क्योंकि वॉमिटिंग एक बहुत लो सिम्टम, बहुत कॉमन सिम्टम्स है, वो किसी भी चीज में मिल सकता है। तो उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो ज्यादा पूछने हैं कि पेशेंट को साथ में फ्लैटस मोशन पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे डेंगू में आ रहा है सर अभी पेशेंट। वॉमिटिंग तो क्या है ना, वॉमिटिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो कि हर नॉर्मल से लेके सीवियर तक डिसीज हर बीमारी में मिल सकता है। तो उसमें साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स जो मिल रहे हैं उसको आपको कोरिलेट करना है। बाकी वॉमिटिंग में सिर्फ आपको 3-4 चीजें बेसिकली पूछनी है, प्रोजेक्टाइल है, नॉन प्रोजेक्टाइल है, फूड जाता है, वाटर जाता है कि फालतू या कुछ भी नहीं जाता, ऐसी इच्छा होती है, और ब्लड जा रहा है कि नहीं। एसोसिएटेड सिम्टम्स उसके जैसे रहेंगे, बाकी उसके हिसाब से अपन आगे इवेल्यूट करते रहेंगे। प्रेगनेंसी में आपको जो वो लेवल बढ़ जाता ना आपका, कौन सा लेवल बढ़ जाता है उसका, अरे बीटा एससीजी कराते हैं ना, बीटा एससीजी लेवल बढ़ता है, उससे क्या वॉमिटिंग होती है, उसका क्या नाम इंट्राक्रेनियल से रिलेटेड होती है वॉमिटिंग। बाकी गैस्ट्राइटिस तो कॉमन होती है, गैस्ट्राइटिस डिस्पेप्सिया प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम होता है उसका कारण यही रहता है, ब्रेन से बीटा एससीजी बनता है, वो ब्रेन में इरिटेट करता है। जो वॉमिटिंग का सेंटर कौन सा होता है ब्रेन में, हिप्पोकैम्पस ही रहता है, वहां पे हिप्पोकैम्पस में ही रहता है। जो आप फिनार्गन देते हो तो इसीलिए तो देते हो, ऊपर जाके सेंट्रली कॉज करता है, सेंट्रली उसको सेरेट कर देता है हिप्पोकैम्पस को। चलो आगे अगली कंप्लेंट तो बताओ अगली। हेडेक। हेडेक क्यों होता है, कॉमन जो है हेडेक क्यों होता है? हेडेक हर किसी का, ब्रेन में पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर कौन सा है? ब्रेन जो होता है ना, जैसे ये ब्रेन के अंदर ये क्या होता है, मेनिंजेस होता है ना, पायामेटर, फिर ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, फिर तो जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है इसकी ब्रेन की, क्या बोलते हैं उसको? ड्यूरामेटर। ये ही पेन सेंसिटिव होती है। इसके अंदर की, इसके ड्यूरामेटर और इसके जो फीडिंग वेसल्स हैं, यहाँ जो ब्लड सप्लाई आ रही है, ये जो है ये पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो अंदर के अरेक्नॉइड, पायामेटर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिबेलम, ये सब पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर है। इनमें अगर कुछ भी होगा तो पेशेंट को पेन नहीं होगा, ठीक है। कब पेन होगा? जब तक कि ड्यूरामेटर इरिटेट नहीं हो रही है, या फिर यहाँ पे जो एक वेसल्स होती हैं, जो क्या होते हैं इसका, वीनस साइनसेस होते हैं, वीनस साइनसेस होते हैं, जो भी जितने भी लोब्स होते हैं ना, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, इनको सब एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने रहते हैं, बीच में वीनस साइनसेस होते हैं। ये वीनस साइनसेस जो है ये पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो किसी भी कारण से इनमें इरिटेशन हो रहा है, या फिर इनमें प्रेशर बढ़ने का इरिटेशन हो रहा है, यहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन होता है तो पेन होता है कि नहीं? पेशेंट को हेडेक बोलते हैं मेनिंजाइटिस में। पेशेंट को अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है किसी भी कारण से, तो ये इरिटेट होगी, उससे कारण प्रेशर होगा। ये हो गई दिमाग के अंदर की बात। फिर आ गए यहाँ पे स्केल, ये आ गया अपना बोन के ऊपर जो है, ये बोन के ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं स्कैल्प की, ये पेन सेंसिटिव है। तो इसमें कहीं किसी भी कारण से इरिटेशन होगा तो पेशेंट को पेन होगा। तो 90% तक जो कॉजेज होते हैं हेडेक के, वो ऊपर वाले होते हैं। 10% जो कॉज होते हैं वो अंदर के होते हैं। अंदर के कॉजेज में हमने बता ही दिया है, कोई भी पेशेंट को अगर वीनस साइनसेस में इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर कोई ऐसा कारण है जिससे कहा यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है, वो मेनिंजेस तक पहुंच रहा है, प्रेशर बढ़ के इरिटेट कर रहा है, तो उसको पेन होगा, ठीक है। बाकी ब्रेन के अंदर ज्यादातर लोग बोलते हैं ना कि हेडेक हो रहा है, सीटी स्कैन करा लें कि नहीं करा लें। तो हेडेक हो रहा है कि सीटी स्कैन कराने की जरूरत लेस देन 10% पेशेंटों को हो। अब ये बताओ, अब आप पेन का कैरेक्टर पूछोगे आप। अगर कोई अंदर उसके जैसे यहाँ पे कोई मास हो गया है, ठीक है, मास के कारण अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो ज्यादातर एक ही जगह को इरिटेट करेगा। तो अगर कोई इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, इक्सॉल होता है, इक्सॉल के कारण जो पेन होता है वो लोकलाइज होगा, ठीक है।
पहला काम। लोकलाइज होगा, वो पर्टिकुलरली बताएगा इसी जगह पे पेन होता है। जो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन में कहाँ होता है, उसके कहाँ पेन क्या क्या हो सकता है, माइग्रेन हेडेक, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, बहुत सारे टाइप के हेडेक होते हैं जो कि फंक्शनल हेडेक है, मतलब इनमें कोई पैथोलॉजिकल नहीं है। माइग्रेन हेडेक कारण नहीं पता है, टेंशन हेडेक किसी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई उससे कहाँ हेडेक हो रहा है, क्लस्टर हेडेक का भी कॉजेज नहीं पता है। क्लस्टर हेडेक ऐसा हेडेक होता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है, 4 से 6 घंटे तक होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप के हेडेक हैं इनके जो कॉमन वेरिएशन है, वेरिएशन लगभग एक जैसी होते हैं, इनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि किसी को माइग्रेन है कि टेंशन हेडेक है, क्लस्टर हेडेक, सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। आपको पता ये करना है कि पेशेंट को किसी ब्रेन की पैथोलॉजी की कहाँ हेडेक हो रहा है या फिर फंक्शनल हेडेक हो रहा है, ये पता करना है बस। क्योंकि मोस्टली फंक्शनली होता है, मोस्टली फंक्शनली होता है, ट्रीटमेंट इन तीनों का एक जैसा ही है, चाहे वो टेंशन हेडेक हो, माइग्रेन हेडेक हो, क्लस्टर हेडेक हो, तीनों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही है। इसलिए अपन को ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सेम ही देना है। डिफरेंशिएट लेकिन तभी करना है आपको ब्रेन की कोई पैथोलॉजी है उससे कहाँ हेडेक हो रहा है या फिर विदाउट पैथोलॉजी कहाँ हेडेक हो रहा है। अब बताओ क्या क्या कैरेक्टर रहेंगे हेडेक के जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे किसको कोई पैथोलॉजिकल हेडेक है कि पैथोलॉजिकल है कि फिजियोलॉजिकल, तो नहीं बोलेंगे उसको फिजियोलॉजिकल तो नॉर्मल ही है, मतलब कोई इक्सॉल नहीं है, इक्सॉल या फिर कोई ब्रेन इनफेक्ट ब्रेन पैथोलॉजी है कि नहीं है कि नहीं है पैथोलॉजी। ठीक, पहला सर ब्रेन पैथोलॉजी में तो वो बोलेगा कि हम गिर गए थे तो फिर उसके बाद चक्कर आने लगा, मतलब कुछ हो गया, हाँ ऐसा वो चक्कर कर रहा है, बताते जा रहा है ना, उसी से तो डिफरेंशिएट करेंगे। पहला है किसी को भी अगर हेडेक स्लीप अवेक कर रहा है कि नहीं, स्लीप अवेक कर रहा है, कोई भी पेशेंट है अगर वो बोल रहा है कि हमें सर दर्द इतना हुआ था कि हम सो के उठ गए, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं से उसको ब्रेन की पैथोलॉजी है, या तो इन्फेक्शन है या एक्सॉल है। कितने भी जो भी फंक्शनल हेडेक होते हैं, माइग्रेन के, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, इसमें कभी भी पेशेंट ये कंप्लेंट नहीं करता है कि उसको नींद खुल गई हेडेक के कारण। वो ये कंप्लेंट बोलता है कि नींद नहीं लग रही थी इसलिए हेडेक होने लगा। कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हम सोते से उठ गए 2 बजे रात पे। ठीक है, सोएगा अच्छे से, वो ऑलरेडी जाग रहा है, उसको हेडेक हो रहा है, वो अलग बात है। सोते से कभी भी उसको हेडेक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हेडेक टिपिकल है इसका लोकलाइज हो सकता है, इनका हमेशा हेडेक चेंज होता रहता है। इसका हेडेक ज्यादातर लोकलाइज होगा, तो एक पर्टिकुलरली जगह हमेशा वो एक पर्टिकुलर पोजीशन वाली एक पर्टिकुलर जगह पे हेडेक बताएगा। इसका हेडेक कभी बोलेगा कभी आंख में आ रहा है, कभी पीछे आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कोई पर्टिकुलरली लोकलाइजेशन नहीं होगी। फिर डायनल वेरिएशन इस वाले हेडेक में यूजली नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वाले हेडेक में मिल सकता है, कोई पर्टिकुलरली कब जब भी धूप में निकल जाता है तब हेडेक होता है, कहीं पर्टिकुलरली रात में नहीं सोए तो हेडेक हो रहा है। इसमें वो कोई डायनल वेरिएशन नहीं मिलेगा कि भैया धूप में निकलना तब हो रहा है, नहीं निकल रहा है तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मेहमान ज्यादा आ गए, ज्यादा काम पड़ गया, उससे कहाँ हेडेक हो गया तो इस टाइप का कोई कंप्लेंट नहीं बताएगा। ठीक है, ड्यूटी ज्यादा देर तक कर ली तब भी हेडेक है। जो वीनस साइनसेस वाला हेडेक है उससे कहा उसका वो भी एक रीजन, एक फ्रंट ब्रेन के अंदर वही है, सर्दी जुकाम के कारण जो हेडेक होता है ना, उसमें यहाँ के यही होते हैं, जिससे साइनसेस हैं ब्लॉक हो जाते हैं, उससे कारण हेडेक होता है सर्दी जुकाम का। फ्रंटल साइनस, यहाँ के स्फिनोइड, बहुत सारे साइनस होते हैं ना बॉडी के ब्रेन के अंदर, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वहाँ एयर ट्रैप हो जाती है, तो प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ का, उससे कहाँ हेडेक होता है। स्टीम लेने से ठीक हो जाएगा, स्टीम लेने से लगातार आलोम विलोम करो उससे भी ठीक हो जाएगा वो हेडेक। ये जितने भी यहाँ के साइनसेस है नाक से तो खुलते हैं ना, नाक खुल जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको हेडेक में हिस्ट्री आपको ऐसी लेनी है जिससे कि सामने वाला या फिर आप खुद भी समझ पाओ कि उसको किस तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, हेडेक आप जो पैथोलॉजिकल हेडेक की तरफ जा रहे हो कि कोई इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन की तरफ जा रहे हो। लिखना भी ऐसे ही है आपको कि हेडेक हो रहा है, हेडेक अगर अवेकन कर रहा है स्लीप को, लोकलाइज है, नॉन लोकलाइज है, डायनल वेरिएशन है नहीं है, ये लिखना है। ठीक है, 10 बज गए, बंद करेंगे। बताइए सर लिखकर। वही लिखना है। हाँ
कितने बजे इसका मतलब तो पता है ना, इंक्रीज। ज्यादा जो फंक्शनल हेडेक हैं वो रेस्ट करने या स्लीप के बाद ठीक हो जाते हैं, और एक्सर्शन और हैवी ड्यूटी वगैरह सब के बाद रिलीव हो जाते हैं। डिक्रीज आफ्टर डिक्रीज आफ्टर रेस्ट एंड स्लीप। इसमें क्या लिखना है, इतना क्या देखते जाओ, दिमाग में लिखो, आप ही में लिखने का कोई काम नहीं रहता ये तो लिखेंगे हम लोग, है। ये तो लिखेंगे, देखते हैं कितना लिखते हैं। याद ही करना